ये जो 26वां कारगिल विजय दिवस हम लोग मना रहे हैं, हमको स्मरण रहना चाहिए कि यह हम एक जिस शत्रु के ऊपर विजय पाई थी 26 वर्ष पूर्व, उसी शत्रु के साथ चल रहे एक संघर्ष के मध्य हम इस विजय दिवस को मना रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, अभी केवल विराम हुआ है, और वो भी शत्रु की फटी पड़ी है इसलिए विराम हुआ है। शरण आया वो इसलिए विराम हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। इस बात को सबको स्मरण करना चाहिए। विश्व में आज अभी इस समय 54 स्थानों पर काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहे, आपस में युद्ध की स्थिति चल रही, गोलाबारी चल रही है, और आजकल जो होता है मिसाइल्स चल रहे, ड्रोन चल रहे। 54वां कल शुरू हुआ कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में, उससे 7 दिन पहले सीरिया में शुरू हुआ। प्रतिदिन नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने की संभावना सारे विश्व में दिखाई देती। सारा विश्व क्यों संघर्षरत है? विश्व में इस प्रकार का असहिष्णुता का, इंटॉलरेंस का वातावरण क्यों है? क्यों सब जगह पर सीमाओं पर असहमति है? इस इतिहास को समझे बिना कारगिल विजय दिवस के संदेश को नहीं समझा जा सकता। कारगिल का युद्ध अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं हुआ था। कारगिल का युद्ध लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर हुआ था। इसका भेद हमको समझना आवश्यक है। इसलिए कारगिल विजय दिवस इस बात का स्मरण करने का दिवस है कि आज भी हमारी भूमि पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को वापस लेना अभी बाकी है। कारगिल उसका स्मरण कराता है, कारगिल का विजय। इसलिए उसको भूल करके नहीं चलेगा। सीमाएं असुरक्षित इसलिए है क्योंकि सीमाओं के ऊपर घुसपैठ है। सियाचिन उठा करके चीन को दे दिया। कैलाश मानसरोवर ही नहीं, जहां बुद्ध के बात को मान करके चलने वाले शांति के लोग रहते, उस तिब्बत को भी चीन ने और कब्जे में कर रखा है। इसलिए केवल हमको वापस लेना है, वो केवल पीओजे के नहीं, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर ही नहीं, चीन ऑक्युपाइड तिब्बत और लद्दाख को भी, उसकी टेरिटरी को भी मुक्त कराना है। अभी वो स्वप्न बाकी है। इसलिए ये सारे अभी जो कल कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में हुआ है, वह भी इसी कारण हुआ है। हमारे ऊपर 150 वर्ष तक राज करने वाले अंग्रेजों ने, कॉलोनाइजर्स ने जब जब छोड़ा, तब तब वहां पर सीमाओं को संदिग्ध बना करके छोड़ दिया, डाउटफुल बना करके छोड़ दिया। नक्शे पर बैठ करके लाइन बना दी और रेडक्लिफ लाइन बना करके कह दिया कि यह सीमा होगी, जाकर के देखा भी नहीं कि कहां है सीमा। और ऐसी अस्पष्ट सीमाओं के कारण सारे युद्ध हो रहे हैं। अभी कल कंबोडिया और थाईलैंड का भी जो युद्ध शुरू हुआ है, वो भी ऐसी संदिग्ध सीमा के कारण हुआ है, डाउटफुल सीमा के कारण हुआ। और वहां पर एक मंदिर है, जिस मंदिर को दोनों क्लेम करते हैं कि हमारा है, और उसके लिए युद्ध प्रारंभ हुआ। कारगिल में जो घुसपैठ हुई थी वो पहली बार नहीं हुई थी। पाकिस्तान ये धोखाधड़ी प्रतिदिन करता है, अभी भी करता है, अभी भी बंद नहीं हुई है। हर बार मार खाने के बाद भी वह नहीं सुधरा। 1965 में मार खाई, उसके बावजूद नहीं सुधरा। 1971 में तो 93,000 उनके सैनिक सरेंडर आ गए थे, शरणागत आ गए थे और हमारे कब्जे में थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे। मैं उन राजनीतिक बातों में नहीं जाना चाहता कि शिमला के उस स्थान पर क्या हुआ। मैं जब मेरे प्रवास में शिमला पर गया तो मुझे कहा गया कि चलो वहां पर जाकर के, वहां अभी आजकल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज है, वहां पर भी जाकर के मैंने भाषण दिया था। मेरे को कहा गया था कि उस कक्ष में जाते, वो बड़ा महत्वपूर्ण कक्ष है जहां पर जिस टेबल के ऊपर शिमला समझौता हुआ था। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा वहां पे। जो लज्जाजनक स्थान है उनको मैं विजिट नहीं करता हूं। मैं जब प्रयाग गया था तो प्रयाग जाकर के मैंने चंद्रशेखर आजाद उद्यान को ढूंढा था
और दुख की बात है कि वहां के रिक्शा वाले को जब मैंने कहा चंद्रशेखर आजाद उद्यान ले चल, तो उसको पता नहीं था। पड़ोसी ने कहा कंपनी बाग बोलो तो ले जाएगा। आज भी कंपनी बाग के रूप में हमारे वहां पर उसको समझा जाता है। मैं उस पेड़ के नीचे गया जिस पेड़ के नीचे चंद्रशेखर आजाद ने बलिदान किया था। अकेले ने, पता नहीं किसकी गद्दारी के कारण, कहते हैं कि आनंद भवन में जवाहरलाल नेहरू को मिलकर के आए थे 1 घंटा पहले, और उसके तुरंत बाद ब्रिटेन की सेना ने उनको घेरा और घेर करके अकेले, उनके पास केवल उनका, उसको वो बम बोला कहते थे, माउत्जर पिस्टल। उस एक माउत्जर पिस्टल में जितने राउंड थे उसको लेकर के उन्होंने उन गोलियों के साथ युद्ध किया। अंतिम गोली जब बची तो खुद की कनपटी को लगा करके वंदे मातरम कह करके बलिदान हो गए, वीरगति को प्राप्त हुए। क्योंकि आर्य समाजी थे, संकल्प था यज्ञ में आहुति भी देनी है तो आहुति को देने वाला जो साधन है वो पवित्र होना चाहिए। अंग्रेज जीते जी मुझे हाथ नहीं लगा पाएंगे। और इतिहास कहता है कि स्वयं का बलिदान आहुति देने के बाद भी चंद्रशेखर आजाद के शव को भी छूने के लिए और शत्रु की हिम्मत न हुई। इसलिए 2 सैनिकों को उस पेड़ के ऊपर चढ़ाया गया, चंद्रशेखर आजाद के और शव के ऊपर गोलियां दाग करके उसको छलनी किया गया। तब वो अंग्रेज कमांडेंट जाकर के उसको छू पाया। हमारे वीरों के शवों से भी शत्रु डरता है, यह हमने कारगिल में भी देखा था। हमारे वीरों के शवों के साथ जो काम किया था कारगिल में, बलिदानी वीरों के साथ, वह भी हमने देखा था। आज भी हमारा शत्रु हमारे वीरों से डरता है, जीवित ही नहीं मरने के बाद भी डरता है। इसलिए कारगिल विजय का स्मरण करते समय हमको इस सारे बलिदान की परंपरा का स्मरण करना है। राणा प्रताप के बलिदान का स्मरण करना है, उस इतिहास को, वीरता के और विजय के इतिहास को स्मरण करना है। मेरा राजस्थान में दायित्व था, 9 साल तक मैं राजस्थान में था। मैं हल्दी घाटी गया। जब हल्दी घाटी को जाकर के वहां की भूमि को मैं लेकर के आया, मेरे माथे पर जो तिलक लगा है, इस तिलक में चंद्रशेखर आजाद के बलिदान की मिट्टी भी है, हल्दी घाटी की मिट्टी भी है। और श्री कृष्ण सरल एक बहुत बड़े कवि थे जिन्होंने केवल वीरों के लिए ही कविता, बलिदानियों के लिए कविता लिखी, उज्जैन के कवि। वो उनको अनुमति नहीं मिली थी तो चुपके से, जैसे आतंकवादी घुसपैठ करके आते, चुपके से गए थे और लाहौर में जाकर के भगत सिंह के जन्मस्थली की मिट्टी लेकर के आए थे। वो मिट्टी भी उनसे मिली। वो सारी वीरों के मिट्टी से मैं तिलक करता हूं। हनुमान जी के सिंदूर के साथ ये वीरों की मिट्टी से तिलक करता हूं।